नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। जिस तरीके से चीन घबराया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ चीन के जो भारत में सहयोगी है कांग्रेस पार्टी, वो भारत सरकार के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन चीन भारत की अब नई नीति से पूरी तरह घबरा गया है और चीन ने ये कहा है कि भारतीय मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है कि भारत सरकार ने एलएसी के साथ साथ जो भारतीय सेना लगी हुई है, भारतीय सेना की टुकड़ियां लगी हुई हैं, उनको जिस तरीके से फ्री हैंड देने की बात की है, जो कि भारतीय मीडिया में बड़े स्तर पर ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से चल रहा है। और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये विशेष परिस्थितियों को जन्म देने वाला है और भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल चीनी जिस बात को कह रहे हैं वो वही बात है जो हम आपको पिछले 2 हफ्ते से बता रहे हैं कि भारत सरकार ने भारतीय सेना को, जब से ये विवाद हुआ 15-16 जून वाला, तब से भारतीय सेना को ये छूट दे दी है कि अब अगर एलएसी के ऊपर चीनी किसी तरीके का हमला करते हैं तो जो एक एग्रीमेंट भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था कि एलएसी के ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी, हाथों से ही एक दूसरे से मुकाबला किया जाएगा और गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, वो वाला एग्रीमेंट भारत सरकार ने एक तरीके से तोड़ दिया है, जिसके बाद चीनी बौखला गए हैं। दरअसल 15 और 16 जून की रात को जिस तरीके से भारतीय सैनिकों का बलिदान हुआ था, उसकी वजह यही थी कि भारतीय सैनिक संख्या में कम थे और एक एग्रीमेंट कांग्रेस की सरकार ने 2008 में किया था चीनियों के साथ में कि एलएसी के ऊपर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, चाहे कोई भी स्थिति बने, कैसा भी संघर्ष हो, कुछ भी हो जाए, पर गोलियां नहीं चलेंगी। और इसी के तहत एलएसी के ऊपर चीनी जब भारतीय सेना सीमा में घुसने की कोशिश करते थे तो भारतीय सैनिक हाथों से, मुक्कों से या फिर राइफल की बटों से ही उन्हें मार सकते थे और बाकी कुछ नहीं कर सकते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि गलवान वैली का वो इलाका जहां पर एक टेंट लगा हुआ था, जिसको हटाने के लिए कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सैनिक गए थे, वहां चीनियों ने लाठी डंडों से और कटीले तारों से उन पर हमला किया, जिसके बाद भारतीय सेना की टुकड़ियां भी पहुंची और उन्होंने 2000 से ज़्यादा उन चीनियों को बुरी तरीके से मार मार के वहां से भगाया। हालांकि इस संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के, भारत के 20 वीर योद्धाओं की जान भी चली गई, उनका बलिदान भी हो गया। इस बात को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया और सरकार ने सेना को कह दिया कि वो अपनी रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। और उसके बाद सेना प्रमुख ने सभी जो एरिया कमांडर थे, सभी ब्रिगेडियर्स को, सभी मेजर जनरल्स को जो कि डिवीजन कमांडर होते हैं, और सभी लेफ्टिनेंट जनरल्स को जो कि कोर कमांडर होते हैं, उनको कह दिया कि वो अपनी रणनीति अपनी टुकड़ी के हिसाब से बना सकते हैं। अगर टुकड़ी के ऊपर जो कि एक बटालियन होती है या रेजिमेंट, जिस तरीके से संतोष बाबू के नेतृत्व में बिहार रेजिमेंट की 16वीं रेजिमेंट थी, और उस समय अगर ये आदेश रहा होता, कांग्रेस ने वो शर्मनाक समझौता न किया होता, तो शायद वहाँ 2000 से ज़्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया होता बिहार रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने। लेकिन अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि भारतीय सेना को ये छूट मिल चुकी है कि वो किसी भी हालत में अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा उस टुकड़ी के कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर, चाहे वो कर्नल हो या फिर वो ब्रिगेडियर हो सकता है या डिवीजन कमांडर मेजर जनरल हो सकता है। तो इसके लिए न तो भारतीय सेना के प्रमुख से आदेश लेने की जरूरत है, न प्रधानमंत्री से आदेश लेने की जरूरत है, बल्कि किसी भी तरीके के अतिक्रमण और हमले का जवाब अब भारतीय सेना के स्थानीय कमांडर दे सकेंगे, परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय कर सकेंगे। ऐसी एक आदेश अब सेना को हो चुका है, जिसके बाद चीन में खलबली मच गई है और चीन अब सोच रहा है कि वो जिस तरीके की घुसपैठ करने की कोशिशें कांग्रेस के ज़माने में कर चुका है, ऐसे ही करने में अब उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामना करना पड़ेगा और अपने चीनी सैनिकों की जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अब भारतीय सेना निहत्थे के तौर पर नहीं लड़ेगी, बल्कि अपने हथियारों से लड़ेगी और चीनियों को दूर से ही उनके अंत तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी। ये जो पूरा मसला था, ये दरअसल पनपा था जब भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, और उनके ऊपर एक बैठी हुई थी सोनिया नाम की एक रिमोट कंट्रोलर, जो रिमोट को कंट्रोल करती थी और मनमोहन सिंह की सरकार को वास्तव में चलाती थी। अगर पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहें तो डी जोर जो रूलर थी वो सोनिया थी और डी फैक्टो रूलर उस देश का मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उस स्थिति में कांग्रेस ने तमाम पींगे बढ़ाई
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, चीनी सरकार के साथ में, और भारत का लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था वो चीन ने धीरे धीरे करके कई टुकड़ों में 2004 से और 2014 के बीच में हड़प लिया। लेकिन मनमोहन सिंह मौन साध कर बैठे रहे और सोनिया और उसका बेटा शी जिनपिंग की पार्टी के साथ में अपने संबंधों को आगे बढ़ाते रहे। इसी को लेकर एक और बड़ी खबर है कि महेश जेठमलानी, जो राम जेठमलानी के बेटे हैं, उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक पदाधिकारी के साथ में, और उस समय सोनिया गांधी खड़ी हुई थी पीछे, शी जिनपिंग खड़े हुए थे पीछे बाहैसियत प्रधानमंत्री चाइना, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से वो वहाँ खड़े थे। तो उसको लेकर अब इस एग्रीमेंट के लिए ऊपर NIA की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये किस तरीके का एग्रीमेंट है और ये सीधे तौर पर देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। और इस एग्रीमेंट के तहत अब तक कांग्रेस ने कितना नुकसान देश को पहुंचाया है, कितनी सूचनाओं का आदान प्रदान किया है, सीधे तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। और इसको UAPA, जो कि आपको याद होगा दिल्ली में तमाम जो दंगे हुए थे, उन दंगों में जो अपराधी थे उनके ऊपर भी UAPA ही लगाया गया था, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो सीधे तौर पर ये बहुत बड़ी बात एक बड़े वकील ने कह दी है और अब सरकार को भी इस दिशा में आगे बढ़ने का एक लगता है कि एक नज़रिया मिल गया है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की पोल पूरे भारत के सामने खुलेगी और राहुल और सोनिया और उनकी कांग्रेस अब निश्चित तौर पर कटघरे में खड़े होते हुए नज़र आएगी। तो ये वो चीज़ थी जिसको लेकर कांग्रेस इतना हाय तौबा मचा रही थी, और यही वजह थी कि भारतीय सेना एक तरफ अपनी मजबूती दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस इसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि चीनियों ने हमारे एक बहुत बड़े भूभाग को कब्जा कर लिया, जबकि हकीकत ये थी, जो कि आईना दिखाने का काम लद्दाख के सांसद जामग्याल सेरिंग नामग्याल ने भी किया था, और उन्होंने स्पष्ट किया था कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। इसको अक्साई चीन कहना भी अपमानजनक है। अक्साई कहते हैं सफ़ेद पत्थरों के रेगिस्तान को, और अगर अक्साई भारत इसको कहें तब ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका नाम समझ में आएगा। चीन ने अपना इसमें चिन्ह जोड़ दिया। अक्साई लद्दाखी भाषा का शब्द है, और जिस तरीके से लद्दाख का पूर्वी हिस्सा रहा ये पूरा का पूरा इलाका, जिसको आज चीन ने ज़बरदस्ती अक्साई भारत से अक्साई चीन बना दिया, और वो भी हुआ भारत के सबसे अय्याश प्रधानमंत्री जवाहरलाल के ज़माने में। 1962 तक ये भारत का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद में चीनियों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस की शर्मनाक रीतियां रहीं, और उसके बाद में 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन जैसे लोगों को प्रधानमंत्री के तौर पर बिठा दिया गया, जो चुप्पी साध कर बैठ जाते थे और चीनियों की वकालत करते हुए नजर आते थे। वो आज ये कह रहे हैं कि गलवान घाटी के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया है, जबकि चीन आज बिलबिला रहा है, चीन आज बौखला रहा है। चीन ये कह रहा है कि भारत सरकार LAC के ऊपर रोड बना रही है, जो कि उसकी जो सामरिक स्थिति है चीन की, उसको खतरा पैदा हो रहा है। कांग्रेस की हमेशा से नीति रही थी, और इस नीति का खुलासा कांग्रेस के ही रक्षा मंत्री AK एंटनी ने एक बार संसद में किया था, और उसने ये कहा था कि हमारी तो पुरानी नीति रही है कि बॉर्डर के ऊपर किसी तरीके का निर्माण न किया जाए, बॉर्डर को विकसित न किया जाए, बॉर्डर को ऐसे ही रहने दिया जाए, इससे ज़्यादा बढ़िया सुरक्षा का कोई तरीका नहीं है। जबकि चीन की नीति इसके उलट थी, और चीन अपनी ताकत को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने बिल्डअप को LAC के आसपास बढ़ाता रहा। और जब तक कांग्रेस की सरकार 10 साल रही थी, चीन ने कई बार घुसपैठ की कोशिश की, और उसका परिणाम हर बार चीन के पक्ष में होता था। जब जब ऐसे इस तरीके के विवाद होते थे तो चीनी कहीं न कहीं LAC से अंदर तक आकर भारत की सीमाओं के अंदर नई LAC की लाइन डाल दिया करते थे, क्योंकि LAC कोई एक स्पष्ट रेखा नहीं है। उसमें जहाँ जहाँ चौकियाँ हैं उसके हिसाब से LAC का अनुमान किया जाता है, और इसका फ़ायदा चीन ने उठाया। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद में इस समस्या को समझा गया। सैन्य अधिकारियों ने पहले भी सरकार से आग्रह किया था, लेकिन जैसा कि AK एंटनी ने बताया कि कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनकी कभी भी रुचि नहीं थी कि बॉर्डर का जो एरिया है LAC का,
उसके आसपास किसी तरह से रोड बनाई जाए। इसकी शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद उन सारी चीज़ों को, उन सारे रोड के जो पूरे स्ट्रक्चर या पूरे प्रोजेक्ट थे उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 और 2004 के बीच में 10 सालों में चीनियों ने भारत का करीब 6000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया। और उसके बाद अब जब भारत सरकार अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने पर जुटी तो चीन बौखला गया, उसने अपनी सेना का दबाव बढ़ाना शुरू किया और इसको कांग्रेस ने भारत सरकार पर ही उल्टे इल्ज़ाम लगाने का एक माध्यम बना लिया। जबकि हकीकत तो ये थी कि जिस तरीके से चीन बौखला रहा है, जिस तरीके से अब चीन को ये लग रहा है कि वो अब तक जो करता रहा था आगे भविष्य में वैसा नहीं कर पाएगा। चीन के अगर दावों की बात की जाए तो चीन हमेशा से अरुणाचल प्रदेश, जिसे कि पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, अपना हिस्सा बताया करता था और इसके पीछे वो कारण ये बताता था कि जो ये चाहे अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा रहा हो या फिर लेह लद्दाख का ये जो पूर्वी हिस्सा है जिसको अक्साई बोला जाता है, जिसे अब चीन अक्साई चिन कहता है, ये भी तिब्बत के हिस्से रहे हैं बहुत पहले। तो चीन का ये मानना है कि चूंकि ये तिब्बत के हिस्से और तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया है इसलिए ये सारी की सारी भूमि चीन की है, जबकि चीन खुद तिब्बत में एक अतिक्रमणकारी है। चीन ने तिब्बत जैसे एक स्वतंत्र देश को अपने कब्जे में कर लिया और अब वो ये मानकर चल रहा है कि जो 200 साल पहले तिब्बत का हिस्सा था वो आज चीन का हिस्सा होना चाहिए, जबकि हकीकत ये नहीं है। उसके बाद भारत के हिस्से रहे ये पूरे, चाहे लेह रहा हो चाहे अरुणाचल प्रदेश रहा हो, और भारत सरकार ने उसी को यथास्थिति माना और जो ब्रिटिश इंडिया से या ब्रिटिश सरकार से भारत सरकार के तौर पर जो एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें वो सारी सीमाएं दोबारा से निर्धारित की गई। लेकिन अब चीन ये करना चाह रहा है कि जैसे उसने पहले किया था कि एक बार वो कोशिश करेगा इंट्रूजन की, फिर बातचीत होगी और वो फिर नई जगह पर LAC की लाइन खींच देगा। लेकिन इस बार भारत सरकार पूरी तरह चौकन्नी थी। LAC के आसपास भारत सरकार ने न केवल रोड बनाए, ब्रिज बनाए, बल्कि इसको स्पष्ट तौर पर सैटेलाइट के थ्रू डिमार्क किया और इसकी वजह से अब चीनी अपनी जो काली उनकी सोच है उसको कामयाब करने में पूरी तरीके से विफल रहे, जिसकी वजह से वो बार बार बौखला रहे और जिसकी वजह से 15 और 16 जून जैसी घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया। और बाद में भी भारतीय सेना ने उनके तमाम तंबुओं को उखाड़ दिया जो उन्होंने LAC के आसपास लगा दिए थे। चीन को अब दिक्कत ये है कि जो उसने कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में और कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया था उसको NDA की न तो गवर्नमेंट मान रही है और ना ही मोदी मनमोहन के उन वादों को याद कर रहे हैं जो कि उन्होंने सोनिया और राहुल के दबाव में किए थे। आज भारत की सेना हो या भारत की सरकार वो राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ रही है, जबकि कांग्रेस की जो सरकार थी वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के इशारों पर चलकर देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही थी। जय हिंद, जय भारत।